हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। क्या पढ़ने वाले हैं? अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के हमने बहुत से टॉपिक्स को अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। उसी सीरीज में, उसी क्रम में आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अपने टॉपिक को समझते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने से पहले हम कंजर्वेटिज्म का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कंजर्वेटिज्म होता क्या है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो लिबरल मिडिल क्लास थी, यानी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी पे वो बिलीव करते थे, जैसे गवर्नमेंट बाय कंसल्ट, ठीक है, वो फ्री मार्केट, तो इन सारी तरीके की आइडियोलॉजी पे वो बिलीव करते थे और उनकी इसी आइडियोलॉजी को लिबरलिज्म कहा जाता था। उसी तरीके से जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी, एरिस्टोक्रेट क्लास जिस आइडियोलॉजी पर बिलीव करती थी, उस आइडियोलॉजी को कंजर्वेटिज्म कहा जाता था। एरिस्टोक्रेट्स, जिनको कंजर्वेटिव के टर्म्स कंजर्वेटिव भी बोला जाता है, जो कंजर्वेटिव थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी पे वो बिलीव करते थे, उसे हम कंजर्वेटिज्म कहते थे। ठीक बच्चों, तो कंजर्वेटिज्म का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये नया कंजर्वेटिज्म यानी नई आइडियोलॉजी 1815 में। तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, आप जानते हो कि कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती है, ठीक है। नेपोलियन मोनार्क था, जीत रहा था, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा जीतता रहेगा ये पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या था कि मोनार्क बना हुआ जो नेपोलियन था, उसने क्या किया, हर जगह उसने अपनी टेरिटरी एक्सपेंस करना शुरू की थी। यानी कि जहां जहां मोनार्क थे, वहां के सभी मोनार्कों को वो मार पीट करके वहां पे अपने आप को अपना एक टेरिटरी एक्सपेंड करता हुआ चला जा रहा था। तो इस चीज को जब एरिस्टोक्रेट्स ने देखा, तो उनके मन में आया कि अगर हम इसी तरीके से अलग अलग रहेंगे तो नेपोलियन जो है वो एक दिन हम सभी को मार डालेगा और हरा करके राजा बन के बैठा रहेगा। तो सभी ने कहा कि हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के हमें नेपोलियन को हराना पड़ेगा। तो सभी के सभी क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, और एक साथ जब वो आते हैं फिर वो क्या करते हैं, नेपोलियन को डिफीट करते हैं। तो 1815 में नेपोलियन डिफीट होता था, नेपोलियन को हराया जाता है। अब 1815 में जब नेपोलियन हार जाएगा, तो नेपोलियन के हारने के बाद कौन फ्रांस पे रूल करेगा? जाहिर सी बात है, वही एरिस्टोक्रेट क्लास रूल करेगी जिसको नेपोलियन ने मार के भगाया था। तो 1815 में जब नेपोलियन को डिफीट किया गया, तो उसके बाद फिर से फ्रांस में क्या हो गया, आपका जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वह रूलिंग पावर के तौर पर आ गई। अब ये सारी चीजें हुई तो पूरे फ्रांस में शोक की लहर दौड़ गई। जो लिबरल आइडियोलॉजी के जो मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उसने देखा कि अरे अभी तो हम बड़े खुश थे, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, फिर से वही चीजें शुरू हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी आपकी बेसिक थोड़ी सी स्टोरी कि क्या हुआ था, नेपोलियन हटा और कंजर्वेटिव वापस आ गए। अब कंजर्वेटिव आ गए, तो अब ये जो कंजर्वेटिव है, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? कंजर्वेटिज्म इनकी आइडियोलॉजी को कहा जाता था, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? जैसे लिबरल गवर्नमेंट बाय कंसल्ट, ओपन मार्केट, फ्री मार्केट पे बिलीव करते थे, उसी तरीके से ये किस पर बिलीव करते थे? तो चलिए उनको देखते हैं। तो कंजर्वेटिव बिलीव्स दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है। जो कंजर्वेटिव्स थे, ये पुरानी विचारधारा पे बिलीव करते थे, ठीक है, पुरानी इंस्टीट्यूट्स और सोसाइटी पे बिलीव करते थे। और वो कैसी होनी चाहिए थी? द मोनार्क, उसमें मोनार्क होना चाहिए था। द चर्च, चर्च होना चाहिए था। सोशल हायरार्कीज, ठीक है, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, इन सभी चीज को प्रिजर्व करना चाहिए था, ठीक है। जो मोनार्क थे, उनकी जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी थी, उस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में क्या था कि मोनार्क होना चाहिए, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड फैमिली प्रिजर्व्ड होनी चाहिए, चर्च होनी चाहिए। इन सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। इसी आइडियोलॉजी पे वो क्या करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ी सी बात हो गई कि वो जो कंजर्वेटिव्स थे वो किस आइडियोलॉजी क्या थी और 1815 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। 1815 में क्या हुआ था कि पर्टिकुलर आपके नेपोलियन को डिफीट किया गया और फिर से फ्रांस में मोनार्क की सिस्टम, यानी जो पुराने एरिस्टोक्रेट्स थे, वो फिर से रूलर के तौर पर आ गए थे। अब बातें क्या थी
तो ये हो क्या रहा था कि अब फिर से एरिस्टोक्रेट्स पुराने जो थे वो रूलिंग तौर पर आ गए, रूलर के तौर पर आ गए। तो अब होगा क्या, तो यानी पुरानी जो चीजें थी वो वापस आएंगी, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं हुआ। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, न्यू कंजर्वेटिज्म लिखा गया है। न्यू कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, कुछ नया ऐड करके हुआ आया हुआ। तो जो पुराने एरिस्टोक्रेट्स थे वो पुरानी विचारधारा को मानते थे, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज आपके लिए फायदेमंद है, कोई नई चीज आपके लिए फायदेमंद है, तो आप उसको जरूर ही कैरी करोगे। तो वही चीज थी, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो पुरानी विचारधारा पे बिलीव तो करते थे, वो पुरानी सोच के तो थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेपोलियन ने बहुत सी चेंजिंग की है और वो सारी की सारी चेंजिंग उनके फायदे में है, तो उन्होंने उन चेंजिंग्स को फिर से पुराने एरिस्टोक्रेट, जो पुराना इंस्टीट्यूशन था, जो पुरानी कह सकते हो कि पुराना तरीका था, उस पर कन्वर्ट नहीं किया। यानी जो चीज़ें चेंज हो गई थी, जो उनके फेवर में थी, उनको उन्होंने चेंज ही रखा। लाइक जैसे मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू दी सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरीज डेज। जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने प्री रेवोल्यूशनरीज डेज यानी कि रेवोल्यूशन से पहले का जो फ्रांस था उसमें आज के फ्रांस को फिर से कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। यानी रेवोल्यूशन से पहले का जो फ्रांस था और रेवोल्यूशन के बाद का जो फ्रांस है उसको फिर से चेंज नहीं किया, वो जैसा था उसको वैसा रहने दिया। क्यों? क्योंकि उनके फेवर में थी कुछ चीजें, जिसलिए उन्होंने कुछ भी चेंजिंग नहीं की। क्या था? मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक दी मोनार्क। अब मोनार्क जो था उसने देखा कि उसको स्ट्रेंथ मिल रही थी, पावर मिल रही थी, जो नई चेंजिंग आई हुई थी उस समय नए फ्रांस में, रेवोल्यूशन के बाद के फ्रांस में, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें थी? इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, अ मॉडर्न आर्मी, ठीक। क्या था कि अब उसने, जो नेपोलियन था, उसने अपनी आर्मी को बहुत ही मॉडल किया हुआ था, यानी नए नए वेपन्स काफी ट्रेंड किया हुआ था। तो अब अगर आर्मी, अब उसमें फायदे की बात की जा रही है, क्यों एरिस्टोक्रेट्स ने चीजें चेंज नहीं की? क्योंकि उनको फायदा था। कैसे फायदा था? आर्मी अगर मॉडर्न होगी तो क्या फायदा होगा? अगर आर्मी मॉडर्न होगी तो होगा क्या? आर्मी मॉडर्न, आर्मी पावरफुल। आर्मी किसके अंडर में रहती है? मोनार्क के अंडर में रहती है। अब जब मोनार्क के अंडर में आर्मी है और आर्मी कंट्रोल करता है मोनार्क को, तो अगर आर्मी पावरफुल तो मोनार्क पावरफुल। तो ये एक फायदा था, इसलिए उन्होंने मॉडर्नाइजेशंस को भी, जो चेंजिंग हुई थी नेपोलियन ने की थी, उसको चेंज नहीं किया। आगे क्या है? एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले जो मोनार्क थे, उन्होंने, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही अच्छे से डील नहीं कर पाते थे, लेकिन नेपोलियन ने इसको बहुत अच्छे से डील किया और एक ब्यूरोक्रेसी बना दी कि कौन क्या काम करेगा। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर दिया। उस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में उसने ये रखा कि कौन क्या काम करेगा, जिसको अच्छे से डील मोनार्क नहीं कर पाते थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे। तो उन्हें ये भी अच्छा लगा, तो उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट किया। डायनेमिक इकोनॉमी। डायनेमिक इकोनॉमी का मतलब क्या है? नेपोलियन ने मार्केट को फ्रीडम दी हुई थी। तो अब फ्रीडम दी थी तो मार्केट से पैसा आता था, तो होता क्या था? मार्केट से पैसा आता था तो भाई आपका कंट्री, तो आपकी टेरिटरी तो स्ट्रांग हो रही है। तो उन्होंने देखा कि मार्केट फ्री है, हमें ही फायदा है, तो उन्होंने मार्केट को भी फ्री रखा, ठीक है। द एबॉलिस्ट ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फिज्म कुड स्ट्रेंथन एंड ऑटोक्रेटिक मोनार्क ऑफ यूरोप। जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश, ठीक है, जिन पे कोई भी रोक टोक नहीं थी, जो निरंकुश मोनार्क थे, उन्होंने देखा कि फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम को हटाने से वो काफी पावर में आ रहे थे, ठीक है, काफी ज्यादा पावर में आ रहे थे। ऐसा क्यों? कैसे पावर में आ रहे थे फ्यूडल सिस्टम से? तो होता क्या था बच्चों कि पहले के समय में क्या होता था? बड़ी सी टेरिटरी होती थी। उस बड़ी टेरिटरी में होता क्या था कि मोनार्क अच्छे से उसको डील नहीं कर पाता था। जब मोनार्क अच्छे से डील नहीं कर पाता था तो होता क्या था कि मोनार्क छोटे छोटी टेरिटरी बना करके, छोटा छोटा एक एरिया बना करके वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स को बिठा देता था। अब फ्यूडल लॉर्ड उस पर्टिकुलर एरिया को देखते थे। होता क्या था कि अगर मोनार्क कमजोर दिखता था तो फ्यूडल लॉर्ड अपनी इंडिपेंडेंट एसेस कर लेते थे, कि वो अपने आप को बताते थे कि अब मैं आजाद हूं, अब ये मेरी टेरिटरी है, ठीक। इससे क्या होता था? मोनार्क का एक हिस्सा उनके हाथ से चला जाता था। तो जब नेपोलियन मोनार्क बना तो उसने फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम को हटा दिया, जिससे ये जो सिचुएशन आती थी वो सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो गई। और ये भी किसके फेवर में थी? एरिस्टोक्रेट क्लास के फेवर में थी। इसीलिए एरिस्टोक्रेट्स ने इनको भी क्या किया? अपने अंडर में ले लिया, मतलब किसी भी तरीके का उसमें चेंज नहीं किया, ठीक बच्चों। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी
जो आपके कंजर्वेटिज्म इन 1850 जो न्यू कंजर्वेटिज्म आया 1815 में उसको लेकर के कि क्या हुआ, नेपोलियन डिफीट हुआ, एरिस्टोक्रेट्स दोबारा आए। एरिस्टोक्रेट्स किस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे? मोनार्क होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी और फैमिली सभी के सभी ये सब क्या होने चाहिए? प्रिजर्व्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो नई मोनार्की आई थी, यानी कि जो न्यू कंजर्वेटिव्स आए थे, उन्होंने सारी की सारी चीज़ें चेंज नहीं की। उन्होंने उनके फेवर में जो सारी चीज़ें थी उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, जैसे आर्मी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, और आपका मार्केट हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गई, और पर्टिकुलर फ्यूडल सिस्टम सर्फडम को जो हटा दिया गया था उसको इन्होंने पूरी तरीके उसी के जैसा था उसी को ऐसे का वैसा कैरी किया। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें उनके फेवर में थी। तो ये तो बात हो गई, फ्रांस में नेपोलियन हारा और एरिस्टोक्रेट दोबारा आ गए। ठीक, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे क्या होने वाला है? आगे होने ये वाला है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि मोनार्क नेपोलियन को हराया गया और मोनार्क आ गया। अब इसको हराया किसने, उसके हराने के बाद क्या क्या चीजें की गई, अब हम उनको देखने वाले। तो इसमें सबसे बड़ी चीज आती है ट्रीटी ऑफ वियना। क्या है? ट्रीटी ऑफ वियना। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर कि किसने, किन किन यूरोपियन पावर ने मिलकर के नेपोलियन को डिफीट किया था, नेपोलियन को हराया था। तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिव डिफीट नेपोलियन। ठीक है, अब ये क्या था कि पर्टिकुलर रसिया, ब्रिटेन, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया ने, इन सभी के एरिस्टोक्रेट्स ने 1815 में मिलकर के क्या किया था? नेपोलियन को डिफीट कर दिया था। ठीक है, एट वियना टू ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ यूरोप, मीट एट वियना टू ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट फॉर यूरोप। और फिर उन्होंने नेपोलियन को डिफीट करने के बाद वियना में एक मीटिंग रखी। ठीक है, क्या कि आगे कैसे काम करना है। चलो हमने नेपोलियन को हरा दिया, पावर रिस्टोर कर ली है, रिस्टोर पावर कर ली है, तो पावर रिस्टोर करने के बाद मतलब है कि हमें एक दूसरा मौका मिला है। अब इस दूसरे मौके को हम कैसे यूज करें, हम कैसे काम करें कि दोबारा कोई नेपोलियन आकर के हमें हटा ना सके। तो इसके लिए वियना में एक क्या रखा जाता है, पर्टिकुलर एक मीटिंग रखी जाती है। तो द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और इस पर्टिकुलर कांग्रेस को, इस पर्टिकुलर सभा को, इस पर्टिकुलर मीटिंग को कौन कह सकते हो होस्ट करता है? तो जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने इस पर्टिकुलर कांग्रेस को क्या किया था, पर्टिकुलर इस सभा को, इस मीटिंग को होस्ट किया था। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्क दैट हैड बीन ओवरथ्रो बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और इस पर्टिकुलर मीटिंग की मेन इंटेंशन क्या था कि मोनार्क, जो नेपोलियन ने जो उथल पुथल मचाई है, जो नेपोलियन ने मोनार्क्स को, जो एरिस्टोक्रेट्स को उठा उठा के फेंका है, उनको सबको रिस्टोर करना। क्यों रिस्टोर करना? तो सबसे पहले जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि जितने भी मोनार्क हैं, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो रहने को तो अलग अलग रीजन में रहते हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कनेक्ट है, तो उन्होंने देखा कि जब उनके लोग इधर उधर बिखरे हुए, उन लोगों को मार पीट करके मोनार्क यानी कि नेपोलियन ने फेंक दिया है, उन्होंने कहा कि है तो भाई मेरे ही लोग, इन्हें रिस्टोर करना चाहिए। तो मेन इंटेंशन यही था उस मीटिंग का कि नेपोलियन ने जो भी उथल पुथल की है उसे हमें खत्म करना है, और जितने भी हमारे साथी संबंधी हैं, यानी जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, उन्हें दोबारा रिस्टोर करना है पावर में। ठीक है बच्चों, तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ये सारी चीजें हुई थी। ठीक, अब क्या है, तो ट्रीटी ऑफ वियना का जो मेन इंटेंशन था वो तो ये था। अब लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चीजें चेंजिंग लाई गई, तो उसमें देखोगे आप, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड दी पावर। यानी कि फ्रांस में जो भी उस समय की बर्बर डायनेस्टी थी, यानी कि जो भी उस समय के एरिस्टोक्रेट्स थे जिनको नेपोलियन ने मार के भगा दिया था, उन्हें फिर से फ्रांस का राजा बनाना। और इस समय किसको फ्रांस का राजा बनाया जाता है? लुई फिलिप्स को। किसको बनाया जाता है? लुई फिलिप्स को दोबारा से रिस्टोर करके फ्रांस का क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। उससे कहा जाता है अब अच्छे से संभालना, यानी अब फ्रांस को अच्छे से संभालना, दोबारा यहाँ पे रेवोल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्या है? वॉज रिस्टोर्ड
टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एक्सटेंडेड अंडर नेपोलियन। इसके बाद क्या होता है, अब लुई फिलिप्स को तो राजा बना दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, फ्रांस की जो टेरिटरीज थी उनको उनसे छीन लिया गया। कौन सी टेरिटरीज को छीन लिया गया, नेपोलियन ने अलग अलग रीजन्स में जाकर के क्या किया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन रीजन्स को अपने कब्जे में ले लिया था। अब जब उसने अलग अलग रीजन्स को अपने कब्जे में लिया हुआ था तो उसने टेरिटरी एक्सपेंस की थी, यानी दूसरी कह सकते हो रीजन की टेरिटरी जो थी वो फ्रांस में आ गई थी। तो ड्यूक मेटरनिक ने जो चेंजिंग लाई, यानी ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर जो चेंजिंग थी उसमें यही था कि उन्होंने क्या किया, जो फ्रांस टेरिटरी एक्सपेंड करके फूला हुआ था उसको फिर से क्या किया गया, कम किया गया, यानी सबको उनकी टेरिटरीज जो थी वापस कर दी गई। ठीक है, और फ्रांस जितना था फिर से उसको उतना ही कर दिया गया। ठीक, अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और क्या किया गया, फ्रांस के चारों तरफ उसकी बाउंड्री थी, उस फ्रांस की बाउंड्री के चारों तरफ क्या कर दिया गया, टेरिटरीज बना दी गई। और टेरिटरीज बना करके इस मतलब कि इंश्योर किया गया कि अगर दोबारा फ्रांस में कभी भी रेवोल्यूशन की लहर आती तो हम सभी लोग मिलकर के क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर करके उस रेवोल्यूशन को दबा देंगे। यानी फ्रांस में दोबारा कभी रेवोल्यूशन ना हो, इसके लिए फ्रांस के चारों तरफ टेरिटरी बना दी गई थी। जैसे बेल्जियम, देखो नीदरलैंड है तो उधर बेल्जियम बना दिया गया। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया, चारों तरफ कुछ छोटी छोटी टेरिटरीज बना दी गई जिनका मेन काम था ये इंश्योर करना कि फ्रांस में दोबारा रेवोल्यूशन ना आ पाए। ठीक है बच्चों, तो ये था ट्रीटी ऑफ वियना कि ट्रीटी ऑफ वियना का मेन इंटेंशन क्या था और उसके अंदर में क्या क्या चीजें चेंज की गई। आई होप बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ट्रीटी ऑफ वियना हो गई, फ्रांस का राजा बन गया, यानी लुई फिलिप्स दोबारा फ्रांस का राजा, दोबारा क्या, जो एरिस्टोक्रेट जिनको मार के भगा दिया था नेपोलियन ने, वह फिर से रिस्टोर होगी। अब क्या था, कंजर्वेटिव रिजीम्स। ठीक है, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब जो कंजर्वेटिव रिजीम थी वो 1815 में फिर से सेटअप हो जाती है और वही उसी तरीके से निरंकुश। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, निरंकुश, मतलब कोई उनसे किसी भी तरीके का सवाल जवाब ना कर सके, तो वो निरंकुश तरीके से फिर से सेटअप हो जाती है। दे डिड नॉट टोलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट and sought to curb activities the questions the legitimacy of autocratic government। अब था क्या, उस समय की जो मिडिल क्लास थी उन्होंने फ्रीडम का टेस्ट चख लिया था। अब जब उन्होंने फ्रीडम का टेस्ट चख लिया था तो जो मोनार्क था, यानी जो लुई फिलिप्स था, वह जो कुछ भी करता था उस पर क्वेश्चन किया जाता था। अब जब क्वेश्चन किया जाता था तो मोनार्क जो था लुई फिलिप्स, उसको गुस्सा आता था। ठीक है, अब इस बात को सोच रहा था कि ये हमसे क्वेश्चन क्यों करे, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जब उसने सोचा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो आइडियोलॉजी है वो अभी भी जीवित है और इसीलिए यह लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए उसने क्या किया, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक, प्लेज एंड सॉन्ग and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडिया इमर्ज होकर के आई थी, जो आइडियोलॉजी इमर्ज होकर के आई थी, वह बुक और न्यूज़पेपर में ना छपे। ये इस चीज़ को लेकर के उसने सेंसरशिप लॉ लाया कि कुछ ऐसा ना छपे बुक और न्यूज़पेपर में जिससे मोनार्क सिस्टम पर या जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनको कोई अपोज कर सके उस आइडियोलॉजी से बढ़ करके। तो अब बात क्या थी कि इस तरीके से जो लुई फिलिप्स था उनको दबाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जो लुई फिलिप्स था वो उनको क्या कर रहा था, दबाने की कोशिश कर रहा था। तो अब भाई किसी भी चीज़ को अगर आप पानी का पाइप है, उसके पानी के पाइप पे आप उंगली लगा दोगे तो आप बहुत देर तक उसके प्रेशर को नहीं रोक सकते। वो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रेशर के साथ वो बाहर आ जाएगा। तो उसी तरीके से जो इतनी रोकथाम की जा रही थी जो मोनार्क लुई फिलिप्स था, जो इतनी रोकथाम कर रहा था, वो कोई रोकथाम नहीं था, वो बल्कि उनको दबाने की कोशिश कर रहा था। ये दबा इसलिए रहा था, और ये जो दबा रहा था जिससे जो लिबरल आइडियोलॉजी के जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे वो दब तो रहे थे, लेकिन दब रहे थे आगे रेवोल्यूशन को करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें थी। तो द मोनार्क ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड दी इंस्पायर लिबरल। और वो क्या थे, वो जो भी पर्टिकुलर मेमोरी थी, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरी थी उससे लोग अपने आप को इंस्पायर्ड कर रहे थे और आगे फिर से रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार थे कि अभी एक बार हमने मोनार्क को उठा के फेंका था, अब हम फिर से मोनार्क को क्या कर देंगे, उठा करके फेंक देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी
छोटी सी स्टोरी यानी छोटा सा टॉपिक जो हमारा था अ कंजर्वेटिज्म इन आफ्टर 1815। ठीक है, एक बार फिर से इसको पूरी स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों स्टोरी में क्या था, 1815 में नेपोलियन को डिफीट किया जाता है। 1815 में दोबारा से जो कंजर्वेटिव्स थे उन फिर से कहाँ पे आ जाते हैं, फ्रांस में रूलर के तौर पे आ जाते हैं। जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी थी कि चर्च होना चाहिए। वो बिलीव करते थे पुरानी मान्यताओं पे। उन पुरानी मान्यताओं में क्या क्या चीज़ें थी कि चर्च होना चाहिए, मोनार्क होना चाहिए, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी और फैमिली, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रिजर्व्ड होनी चाहिए। ठीक बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने मोनार्की कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को देखा था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि पर्टिकुलर जो आपके मोनार्क थे उसमें क्या था, जो लुई फिलिप्स था उसको दोबारा से क्या कर दिया जाता है, फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। अब लुई फिलिप्स फ्रांस का राजा बन जाता है तो चारों तरफ जो मिडिल क्लास के लोग थे उस चारों तरफ शोक की लहर दौड़ उठती है। ठीक है, उनको लगता है कि अभी तक तुम बड़े खुश थे, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, फिर से मोनार्की आ गई, फिर से सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। लेकिन ये जो मोनार्की आई थी, जो ये नए एरिस्टोक्रेट्स आए थे, वो थोड़ा सा नई आइडियोलॉजी को कैरी करते हुए आए थे, यानी इसीलिए इनको न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो इनके फेवर में चीज़ें थी उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया। जैसे आर्मी का मॉडर्न होना उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें जो नेपोलियन ने चेंज किया था उनके फेवर में था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। डायनेमिक इकोनॉमी से उनको क्या हो रहा था, पावर मिल रही थी, इकोनॉमिकली वो मजबूत हो रहे थे, तो उन्होंने उसको भी बिल्कुल चेंज नहीं किया। सर्फदम और फ्यूडल लॉर्ड वगैरह के जो सिस्टम थे जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी पहले रेवोल्यूशन से पहले, उसको भी हटाया गया, जो कि उनके फेवर में था, उनको उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक, तो फ्रांस में इस तरीके से आपने देखा कि फिर से मोनार्की आ गई और इस तरीके की चेंजिंग को यानी न्यू आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए आई। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन को डिफीट किसने किया था। तो नेपोलियन को हमारी 4 यूरोपियन पावर ने, यानी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और रसिया, इन 4 यूरोपियन पावर ने क्या किया था, डिफीट किया था। डिफीट करने के बाद उन्होंने आगे की रणनीति बनाने के लिए कि आगे अभी हमें कैसे काम करना है, उसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया के वियना में एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग को हमारा जो ऑस्ट्रिया का ड्यूक था यानी राजकुमार था, ड्यूक का मतलब होता है राजकुमार, ड्यूक मेटरनिक था, उसने होस्ट किया। और उस पर्टिकुलर मीटिंग का मेन इंटेंशन ये था कि हमें नेपोलियन ने जो उथल पुथल की है उसको रिस्टोर करना है, फिर से सही करना है, और पर्टिकुलर जो भी मोनार्क थे, जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्हें उनकी पावर को रिस्टोर करना है। ठीक, और ट्रीटी ऑफ वियना में और भी कुछ चीज़ें चेंजिंग की गई, जिसमें क्या किया गया, फ्रांस का राजा लुई फिलिप्स को बनाया गया, मतलब वहीं के मोनार्क को वहीं के एरिस्टोक्रेट को वहाँ का राजा बना दिया गया। फिर उसके बाद फ्रांस की जो टेरिटरी एक्सपेंशन हुई थी उसको काट करके जिसकी जो टेरिटरी थी वापस कर दी गई और फ्रांस को फिर से वैसा का वैसा कर दिया गया जैसा रेवोल्यूशन से वो पहले था। उसके साथ क्या किया गया, प्लस फ्रांस के चारों ओर बाउंड्री बना दी गई ताकि दोबारा फ्रांस में किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन ना आए, और अगर आता भी है तो उसको चारों तरफ से घेर करके रोका जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये थी ट्रीटी ऑफ वियना। इसके बाद क्या हुआ, कंजर्वेटिव रिजीम जो कंजर्वेटिव था वो 1815 में पूरी तरीके से सेटअप हो गया था। कहाँ पे, फ्रांस में। तो अब वो पुरानी आइडियोलॉजी को दिमाग में लेकर सेटअप हो गया था कि हम ऑटोक्रेटिक है, निरंकुश है, हमें कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जो मिडिल क्लास थी उसने स्वतंत्रता का यानी इंडिपेंडेंस का स्वाद चखा हुआ था। तो जब कोई भी मोनार्क किसी भी तरीके का काम करता था तो वो उनको गलत काम करता था, गलत तरीके की रणनीति लाता था, वो अपोज करते थे, क्वेश्चन करते थे, और इस बात से मोनार्क क्या होते थे, बहुत ही गुस्सा होते थे। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए मोनार्क ने क्या किया कि ये सारी जो ये रोकथाम है हमारा, मतलब कि जो क्वेश्चंस वगैरह ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी है उससे आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सेंसरशिप लॉ बना दिया जिसके अंडर में ये था कि किसी भी बुक में, किसी भी न्यूज़पेपर में ऐसी कोई चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जाएंगी जो हमारे मोनार्की सिस्टम को, जो एरिस्टोक्रेट्स को अपोज करे। ठीक है, लेकिन क्या था, आप किसी भी चीज़ को कितना भी प्रेशराइज करके दबाओगे वो एक बार बाउंस बैक तो करेगा ही करेगा। तो अब उस समय क्या था कि पुराने फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो मिडिल क्लास थी वो इंस्पायर्ड थी, और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे हमने पहले एक बार मोनार्क को उठा के फेंका है उसी तरीके से हम फिर से मोनार्क्स को उठा करके
फेंक देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये जो टॉपिक था, ये जो कंसेप्ट था न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।